Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Oscar Professional School Institute. Myself Ritu Jaiswal. आज फिर मैं आपके लिए अकाउंट्स का 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी वाले उसका लेक्चर 2 लाई हूँ। स्टूडेंट उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका लेक्चर 1 में डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहां से देख लीजिए। तो हम आज पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स कल हमने कहाँ तक किया था? अकाउंटिंग की डेफिनेशन कवर की थी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग कवर किया था। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पे। तो पहले देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे अकाउंटिंग का? परमानेंट रिकॉर्ड। जैसे कैरेक्टरिस्टिक में लिखा हुआ था हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सालों की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है कि हर अकाउंटिंग कंपनी को, जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है, उन सबको 5 से 8 साल के डेटा सेव करके रखने होते हैं। सेम आपके स्कूल में वाले भी करते होंगे कि वो आपके डेटा को 5 से 8 साल तक रिकॉर्ड रखते हैं। इसलिए अगर आप पिछले 5 साल या 6 साल या 8 साल पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको स्कूल में मिल सकती है। तो इसीलिए वो क्या है, एक परमानेंट रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास क्या होता है, सेफ होता है और उनके रिटर्न फॉर्म में होता है, फिक्स होता है। चलिए पढ़ते हैं। इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन रिटर्न फॉर्म। वो राइटिंग फॉर्म में होते हैं। दीज records are kept either in the form of books or recorded in the computer on the permanent basis। मतलब पहले के थोड़े टाइम पहले जब लैपटॉप या कंप्यूटर्स इतने हाई हाई लेवल पे नहीं चलते थे, तब लोग बही खाते, जो वो रेड कलर की बुक्स आपने देखी होगी, उन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। लेकिन अभी जब कंप्यूटर का ज़माना है, टैली का ज़माना है, तो सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता है। नेक्स्ट, टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है इस अकाउंटिंग करने के पीछे? कि हम जान सकें कि अल्टीमेटली किसी भी ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या रहा। जैसे मानो कि मैंने आपको 100 रुपीज दिए और फिर दूसरे दिन आपसे 50 रुपीज लिए, राइट? मैंने आपको 100 रुपीज दिए और दूसरे दिन आपसे 50 रुपीज लिए और मैंने दोनों की जर्नल पास करी। एक दिन जर्नल पास करी आज की डेट में कि 100 रुपीज देने की, और मानो कल की डेट में करीब 50 रुपीज लेने की। तो अल्टीमेटली मेरे को रिजल्ट जानना है कि अब क्या बाकी रह गया, तो वो आपके अकाउंटिंग से आपको मिल सकता है। तो अल्टीमेटली क्या बाकी रह गया कि आपको मेरे को 50 रुपीज और चुकाने हैं। तो वो कैसे पता चला? वो अकाउंटिंग के थ्रू पता चला। अब ये सिर्फ बात थी, मैंने दो ही ट्रांजेक्शन बताया, 100 और 50 रुपीज, इसलिए आपको याद है। पर यही सोचो, अगर बिजनेस लेवल पे हो, एक बड़े पैमाने पे हो और लोगों में करोड़ों का बिजनेस होता हो, तो उनको कैसे याद रहेगा कि इससे इतने रुपए लेने थे या इसको इतने रुपए देने थे। तो वो इससे इतने का माल लिया था, इतने का रिटर्न कर दिया था, इतना पैसा चुका दिया था, इतना देना बाकी है, इतने का इसने डिस्काउंट बोला था। तो वो सब कैसे होता है कि वो सब ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे वो उस ट्रांज़ैक्शन का फाइनल जब इफेक्ट दिखता है, तो उनको पता चल जाता है कि किसको कितना पैसा देना है और किससे कितना पैसा लेना है। Each transaction has its effect on overall profitability on economic condition of the business. Does accounting help in obtaining this information कि हर ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रही उस ट्रांजेक्शन में, या वो किस इकोनॉमिक कंडीशन का था, वो सब पता चलता है आपको अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट, टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। क्या? कि ये पता चलने के लिए कि वो जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन के कारण कौन-कौन से फैक्टर इफेक्ट हुए। जैसे मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, तो उससे कौन-कौन इफेक्ट हुआ? आप इफेक्ट हुए और मैं इफेक्ट हुई, राइट? उससे क्या, जैसे आपका नाम ए है, मेरा नाम पी है, तो कौन-कौन इफेक्ट हुआ? ए इफेक्ट हुआ और बी इफेक्ट हुआ। क्या सी उससे इफेक्ट हुआ? नहीं, अब वी डोंट नो सी कौन है। मैंने आपको दिया तो आप इफेक्ट हुए और मैं इफेक्ट हुई। तो क्या इन्फ्लुएंस फैक्टर आपको पता चलते हैं। पर मानो मैंने वही काम बड़े पैमाने पे किया, आपको बहुत सारा माल एक साथ बेचा है, तो मेरे को किसको, गवर्नमेंट को भी टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो इन्फ्लुएंस फैक्टर और कौन हो गया? गवर्नमेंट भी एक इन्फ्लुएंस फैक्टर हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉफिट और लॉस एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट। आप
अकाउंट्स बनाने के बाद ये पता कर सकते हैं कि उस ट्रांजेक्शन का आपके अकाउंट्स पर या आप पर, आपके बिजनेस पर क्या इफेक्ट हुआ है, प्रॉफिट का इफेक्ट हुआ या लॉस का इफेक्ट हुआ। दिस ऑब्जेक्टिव प्ले वाइटल रोल, वाइटल मतलब वाइड, बिग, बड़ा, वाइटल रोल इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। तो वो अकाउंट्स प्रिपेयर करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया ये चीज कि जैसे मैंने आपको बहुत बड़ा माल बेचा, तो अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, और प्रॉफिट के बेसिस पे ही मैं गवर्नमेंट को क्या चुकाऊंगी, टैक्स चुकाऊंगी। तो जैसे कंपनीज की रेट 30% है, कंपनीज को 30% एनुअली टैक्स पे करना पड़ता है अपने प्रॉफिट का। इंडिविजुअल की रेट्स इंडिविजुअल स्लैब्स में फॉल करते हैं, भाई 5 लाख से ऊपर होगा और इतने के अंदर होगा तो इतना टैक्स 10%, ऐसे 3 स्लैब है, 10%, 20% एंड 30% का, ठीक है। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल लॉ और टैक्स की बात है, वहाँ वो हमारे काम की नहीं है। अभी हम खाली बात करते हैं कि आपने सुना ही होगा कि आपके पापा बोलते हैं कि इस साल इतना प्रॉफिट हुआ तो इतना टैक्स पे करना बाकी है, अभी तो बिजनेस का टैक्स पे करना भी बाकी है, सीए काम ही नहीं कर रहे, या सीए अभी ऑफिसेज नहीं जा रहे तो उनके ऑफिस खुले ही नहीं है, तो बेचारे काम कहाँ से करेंगे। इसलिए तो आपको टैक्स लायबिलिटी कहाँ से पता चलती है? आपको टैक्स लायबिलिटी पता चलती है आपके बिज़नेस के अकाउंट्स में, जो आपका प्रॉफिट आया उससे। इसलिए अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है। जनरली टैक्स पेमेंट लायबिलिटी इज़ डिटरमाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयर्ड अकाउंट। द बर्डन ऑफ टैक्स इज़ डिटरमाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन होता है? द पर्सन हू इज़ पेइंग द टैक्स। जो टैक्स चुका रहा है वो क्या कहलाएगा? टैक्स पेयर कहलाएगा। टैक्स पेयर की जो भी इनकम होती है, इनकम क्या हुई? जो उसका प्रॉफिट है, वो उसकी इनकम हुई, तो उसके बेसिस के ऊपर ही आपको टैक्स का बर्डन पता चलता है। टैक्स का बर्डन मतलब टैक्स की अमाउंट पता चलती है। देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर अकाउंट्स इज टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी। इसलिए अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप टैक्स का पता लगा सको या गवर्नमेंट टैक्स का पता लगा सके कि जो आपने टैक्स चुकाया है वो सही है या नहीं है। इसलिए हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट, टू नो क्वांटम, क्वांटम यानी साइज, क्वांटम ऑफ पेबल, पेबल्स मतलब पेमेंट, यानी जिन जिनको आपको पे करना है। पेबल्स मतलब द पर्सन टू whom योर लाइबिलिटी इज फॉर पेइंग, जिनको आपको पे करना है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? पेबल्स कहलाएंगे आपके। तो इन बिजनेस इन प्लेस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑल्सो मेड। ये मैंने आपको बताया था, 2 प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं, कल भी बताया था, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश कि मैं अभी आपसे 10,000 का माल लिया और साथ के साथ 10,000 रुपए पे कर दिए, तो वो हुआ कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मैंने अभी आपसे मान लिया 10,000 का और मैंने आपको ये बोला कि आप मुझे 15 दिन की लाइब्रेरी, 15 दिन की क्रेडिट दीजिए, 15 डे बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। और बिजनेस जो होते हैं, बच्चों बड़ा बड़े जो बिजनेस होते हैं वो पूरे क्रेडिट बेसिस पे ही चलते हैं, क्योंकि किसी के पास कैश इतना पैसा नहीं होता या फिर इतना पैसा उनके अकाउंट में नहीं होता कि वो एकदम से माल खरीदे और पैसे चुका दे। जब माल मार्केट में सेल होगा तभी वो पैसे ला पाते हैं, इसलिए वो 15 डे, 30 डे, 3 मंथ्स तक की क्रेडिट पर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, हाउएवर दिस पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर। तो क्योंकि क्रेडिट का पेमेंट कब किया जाता है? फ्यूचर में किया जाता है। टिल द नॉन पेमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, और उसको क्या बोला जाएगा? लाइबिलिटी। तो ये आप मार्क कर दीजिए कि जो पेमेंट आपको फ्यूचर में करना होता है, तो मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी पता चल गया। तो लाइबिलिटी क्या होती है? द पेमेंट्स which are made in future is known as your liability। तो यहाँ से हमें लाइबिलिटी का मीनिंग भी पता चल गया। तो वो आपकी लाइबिलिटी कितनी है, यानी कितने कितने लोगों को पेमेंट करना है और किस किस अमाउंट का पेमेंट करना है, वो सब कहलाएगा पेबल्स। तो हमारे एक्चुअली पेबल्स कितने हैं वो पता चलता है आपके अकाउंट से। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द क्वांटम ऑफ लाइबिलिटी कैन बी असर्टेन फ्रॉम द अकाउंट्स। नेक्स्ट, टू नो द क्वांटम ऑफ रिसीवेबल। जैसे पेमेंट की बात थी वैसे रिसीवेबल की बात है। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ क्रेडिट पर बेचूंगी माल, क्रेडिट पर खरीदूंगी भी तो सही, तो कोई तो मुझे भी पेमेंट करने वाला ही होगा। तो जैसे आपको पेबल पता चल जाते हैं, ऐसे ही अकाउंट से हमें क्या पता चलते हैं? रिसीवेबल्स भी पता चल जाते हैं। लाइक क्रेडिट परचेज, गुड्स आर ऑल्सो सोल्ड ऑन क्रेडिट। जैसे क्रेडिट परचेज होती है तो वैसे क्रेडिट
सेल भी होती है। तो क्रेडिट सेल्स के कारण जो फ्यूचर में रिसीव होने वाला पैसा है, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, उसका क्वांटम आपको पता चल जाएगा आपके अकाउंट्स के हेल्प से कि आपको फ्यूचर में कितनी से कितनी तारीख को कितना पैसा मिलने वाला है। until the non-receipts of this amount is shown as in the book of receivables। यानी जो अभी तक आपको नहीं मिला है उसको आप क्या दिखाओगे, जैसे उसमें पेबल्स में आप उसको लाइबिलिटी दिखाते थे, जो अभी तक आपको नहीं मिला है उसको आप एसेट दिखाओगे। और एसेट्स कहाँ पर आती, मतलब एसेट्स के अंदर उसको किस नाम से दिखाओगे, रिसीवेबल के नाम से दिखाओगे। यानी फ्यूचर में मिलने वाला पैसा क्या कहलाएगा, रिसीवेबल्स। ठीक है, तो द अमाउंट which is received in the future is known as receivables, और उसको डेटर्स भी बोलते हैं, रिसीवेबल्स। और उस वो क्या होती है, एसेट होती है, और ये क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, मेन तो मुद्दा ही है, अकाउंट्स बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ही ये है, जो इसने 7 पॉइंट पे रखा है। मेरे हिसाब से वो फर्स्ट पॉइंट पे आना चाहिए था कि अरे भाई अकाउंट्स क्यों बना रहे हो, ताकि आपको पता चले कि आपके इस साल के प्रॉफिट्स कितने रहे, पिछले साल से इस साल के प्रॉफिट में कितनी इंक्रीमेंट हुई, ये सब कैसे पता चलेगा, अकाउंट्स बनाओगे तभी तो पता चलेगा भाई, इतने का माल बेचा, इतने का खरीदा था, इतने खर्चे हो गए, टेलीफोन का बिल ये है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये है। लास्ट दिन पे बैठ के कैलकुलेशन थोड़ी करने बैठोगे कि किसको कितना दिया था। वो आप प्रॉपरली डे टू डे जब अकाउंटिंग करते जाओगे तो ऑटोमेटिक ईयर एंड पर आपका क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा। तो टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, द सिग्निफिकेंट, देखिए लिखा ही है इसमें, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट। A significant objective of account is to measure the earned profit or incurred loss। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा, दो ही चीजें होती है, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। तो लॉस हुआ है तो वो कि आपको कितने का लॉस हुआ। द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज मेड अवेलेबल बाय अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है कि प्रॉफिट कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ। नेक्स्ट, टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ बिजनेस, ये पता, अब प्रॉफिट पता चला तो उससे क्या पता चल रहा है कि हमारा लेवल कितना है, मतलब हमारे स्टेटस क्या है। आपको कैसे पता चलता है लोगों का स्टेटस कौन सा है, कैसे ढूंढते हो, व्हाट्सएप स्टेटस की बात नहीं हो रही है बच्चों, ना ही आपके फेसबुक स्टेटस की बात हो रही है। ये बात हो रही है कि आप कौन से लेवल पे फॉल करते हो। जैसे हम जैसे रामनगर एरिया में, अगर मैं अहमदाबाद में रहती हूँ इसलिए रामनगर की बात कर रही हूँ। मानो कि रामनगर एरिया में बहुत बड़े-बड़े मकान हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि वहाँ के लोगों का स्टेटस, हाई स्टेटस लोग वहाँ रहते हैं, राइट? तो ये वही बात हो रही है, इकोनॉमिक, यानी आप जिसको मॉनेटरी में स्टेटस दे रहे हो, राइट? फेसबुक स्टेटस या व्हाट्सएप स्टेटस की बात नहीं है। तो मनी में जिसको आप स्टेटस दे रहे हो उस स्टेटस की बात हो रही है। तो आप क्या करो, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द साइज ऑफ, मिला, साइज ऑफ, और ये साइज कैसे पता चलेगा, मनी से। व्हाट इज द साइज ऑफ एसेट, लायबिलिटी, रिसीवेबल्स ऑफ द बिजनेस कैन बी सीन फ्रॉम द अकाउंट्स अंडर अकाउंटिंग system। When the assets and receivables are more than liability, it can be a good economic condition। ये ध्यान रखना, गुड इकोनॉमिक कंडीशन कब होती है, कभी कभी 1 मार्क से पूछा जाता है, इसलिए आप इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट करके कि गुड इकोनॉमिक कंडीशन कब होती है, when the assets और when the assets and, यानी assets plus receivables, यानी आप खाली assets से बोल सकते हैं, when the assets are more than its liability, then the business is said to be in good condition। सो इकोनॉमिक कंडीशन विच इज नोन एज सॉल्वेंसी, तो उसको क्या बोला जाएगा कि वो बिजनेस क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंसी है। दिस इज नोन फ्रॉम अकाउंट, और उसको किस नाम से बोला जाता है, अकाउंट्स के नाम से बोला जाता है। तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस पता चलता है कि बिजनेस किस लेवल पे काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड, यानी मानो कि मैं किसी बिजनेस में काम करती हूँ, है ना, किसी बिजनेस की, मान लो मैं जियो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हूँ। अब वो जियो में जो स्कीम दे रहा है वो मैं सुनती हूँ उनके प्लान्स को, और मान लो मैं बीएसएनएल वालों को बता देती हूँ। तो उसके कारण क्या होगा, उनके प्रॉफिट्स में धीमे-धीमे कमी आएगी, राइट? तो क्योंकि अगर वही स्कीम्स, वही प्लान, वही स्ट्रैटेजीज़ बीएसएनएल वाला भी यूज़ करने लगे, तो फिर लोग
हो सकता है कि उसके जो कस्टमर्स हैं जियो वाले के वो बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होने लगे, तो उसके प्रॉफिट्स क्या हो जाएँगे धीरे-धीरे कम होने लगेंगे। तो धीरे-धीरे अगर प्रॉफिट कम होने लगेंगे तो जो हाई लेवल मैनेजर्स हैं, जो सीईओ हैं, ओनर्स हैं, वो फाइंड करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? लेकिन ये पता कैसे चला कि प्रॉफिट कम हो रहा था? अगर अकाउंटिंग नहीं होती तो पता कैसे चलता कि हमारा प्रॉफिट पिछले सालों के मुताबिक इस साल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये कैसे पता चला? अकाउंटिंग के थ्रू पता चला कि भई हमारा इतना प्रॉफिट होना चाहिए था और तो कम बीएसएनएल कंपनी को जियो कंपनी को कैसे पता चला कि उनका प्रॉफिट कम हो रहा है ड्यू टू अकाउंटिंग। अगर उन्होंने प्रॉपर अकाउंटिंग की होगी तो उनको पता चलेगा पिछले 7 सालों में हमारे प्रॉफिट इतने थे और धीरे-धीरे ये कम हो गए। तो वो क्या करेंगे डिटेक्ट हुआ कि हमारी कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है और वो फ्रॉड जैसे मैंने किया तो वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो फ्रॉड किसने किया और किस तरीके से किया, क्या फ्रॉड हो रहा है, राइट? तो ये कैसे पता चला? अकाउंटिंग के थ्रू पता चला। या फिर मान लो कि मेरी सेल थी 1 लाख की, मैंने टाइपिंग में डालना था मेरे को 1 लाख और गलती से मैंने डाल दिया 10,000। तो ऑफ कोर्स जब फाइनल अकाउंट बनाओगे तो उतने का इफेक्ट दिखेगा प्रॉफिट्स में। तो जब उतने का इफेक्ट दिखेगा तो वो एरर हमें क्या हो जाएगी? फाइंड आउट हो जाएगी। वो कब पता चली? ड्यू टू अकाउंटिंग पता चली। इसीलिए अकाउंटिंग करना ज़रूरी है टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड fraud. By investigating prepared accounts, financial mistakes और crimes can be traced out. उनको trace किया जाता है और बाहर निकाल लिया जाता है. Accounting help to prevent such kind of undesirable events. Accounting maintain indirect control to avoid errors and fraud. Accounting is used for the above mentioned purpose. इन सब purpose के लिए use होती है. Next. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने बात की थी, सबसे पहले हमने बात की मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की, फिर बात की हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में जितने पॉइंट्स ज्यादातर थे वो सब मैंने आपको लिंक कर दिए थे डेफिनेशन से, कि आप डेफिनेशन याद करो तो एटलीस्ट आप 5-6 कैरेक्टर तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो उसी डेफिनेशन के अंदर पॉइंट्स है, आपको वहां से उठा लेने हैं। फिर हमने बात की ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग से मैच करते करते। तो सेम एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपके ऊपर से मैच करते हुए हैं। इसीलिए आप इनको आपस में लिंक करके पढ़िए, इसलिए आपको सबको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए पहला चलते हैं। अकाउंटिंग की क्यों जाती है? ताकि आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल सके, तो ये एक एडवांटेज है। अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Accounting information is prepared by owner of the business. If this information is readily available, it can be used by the owner as and when it is needed. जब भी उसको जरूरत होगी कि भाई मेरे को ये पता करना है कि 2008 का प्रॉफिट क्या था, तो वो फटाफट डालेगा और 2008 की कैलकुलेशंस अकाउंटिंग निकालेगा और फिर देख लेगा कि उसका बैलेंस शीट में या उसका पी&एल में कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो ये कब हुआ? जब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस रिकॉर्ड्स को सेव कर कर रख रहे हो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, एक और एग्जांपल दूं, कई बार क्या होता है जैसे आप बैंक में लोन लेने जाएंगे, आपने सुनी होगी ये बात, जब आप बैंक में लोन लेके जाते हैं या कोई भी कंपनी बैंक में लोन लेने जाएगी तो पिछले 3 से 5 साल के आपके रिकॉर्ड्स मांगती है। क्यों मांगती है? क्योंकि वो चाहती है, बैंक एक सिक्योरिटी चाह रही है कि आप पिछले 5 सालों से कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और क्या फ्यूचर में उससे अगर ज्यादा अर्न करोगे तो क्या मेरा प्रॉफिट चुका पाओगे? मानो मैं 5 साल से जीरो प्रॉफिट अर्न कर रही थी, लॉस में आ रही थी, तो क्या मैं बैंक मुझे लोन देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मेरा फ्यूचर मेरा पास सही नहीं है, तो वो बोलेगी क्या गारंटी है कि आपका फ्यूचर सही होगा, राइट? तो पिछले 5 साल की इंफॉर्मेशन बैंक को मैंने दी कहाँ से? अकाउंटिंग करूंगी तभी मिलेगी ना। इसीलिए अकाउंटिंग करना जरूरी है। देखिए लिखा हुआ भी है, एग्जाम्पल, एन ओनर वांट्स टू ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम अ बैंक, ही कैन प्रोड्यूस prepared accounting information to for his economic status। अपने इकोनॉमिक अपने मॉनेटरी स्टेटस को बताने के लिए वो क्या करेगा? अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उनको प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, अभी आपने ये एडवांटेजेस हैं। अभी आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, है टू डिटरमाइन द प्रॉफिट, ये पता करने के लिए। तो यहाँ पे टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न्ड और हाउ मच लॉस इज इंकर्ड बाय द बिजनेस, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के थ्रू ये पता चलता है कि कितना प्रॉफिट बिजनेस में हुआ है।
नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट भी आपने ऊपर देखा था, टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस। अब वहां पे फाइनेंशियल की जगह वर्ड यूज किया था इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ पे वर्ड यूज किया है फाइनेंशियल स्टेटस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस यानी इकोनॉमिक स्टेटस का पता करने के लिए क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो। एट द एंड ऑफ द पीरियड, what is the size of liability for the business can be ascertained. If the size of a liability of a business is more, it indicates that weak economic condition. अगर साइज ऑफ, ये लाइन हम मैंने ऊपर भी अंडरलाइन किया है, यहाँ पे भी कर, साइज ऑफ ए लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस इज ज्यादा है, लाइबिलिटी यानी किसी भी बिजनेस की ज्यादा है, एसेट से ज्यादा है, तो वो क्या होगी, वीक इकोनॉमिक कंडीशन होती है। इफ द साइज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज लेस, कम है, तो इट इंडिकेट्स गुड इकोनॉमिक कंडीशन। तो वो कौन सी इकोनॉमिक कंडीशन बता रहा है, गुड इकोनॉमिक कंडीशन, यानी आपका स्टेटस अच्छा है। नेक्स्ट, टैक्स प्लानिंग, ये भी अभी आपने देखा था, टू असर्टेन द टैक्स अमाउंट, बर्डन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे वो वर्ड यूज नहीं करके इसने किया टैक्स प्लानिंग। अब दोनों में डिफरेंस है, उसमें था कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है वो आपको पता चलेगा अकाउंटिंग, तो वो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। अब टैक्स प्लानिंग क्या होता है, जैसे मानो कि मैं सोच रही हूँ कि मेरा इस साल 1 लाख का प्रॉफिट होगा और अगर मैं 30% के स्लैब में फॉल करती हूँ तो उसका 30,000 मुझे टैक्स पे करना है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट को 30,000 पे नहीं करूँ, ये तो बहुत ज्यादा टैक्स है, आई कांट अफोर्ड दिस मच ऑफ टैक्स। तो बड़ी बड़ी बिजनेसमैन क्या करते हैं, टैक्स की प्लानिंग करते हैं कि हमें इतना टैक्स पे नहीं करना पड़े, तो वो क्या करेंगे, जो एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जहाँ पे गवर्नमेंट हमें जो खर्चे प्रोवाइड करती है, वहां पे वो क्या कर लेते हैं, टैक्स का बेनिफिट उठाते हैं। जैसे आप एग्रीकल्चर की अगर कोई लैंड खरीदो, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करो, तो वो टोटली फ्री होती है। अब मान लो कि मेरा 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ और उसका 30% यानी 30,000 मुझे टैक्स देना था। अब मैंने 1 लाख में से 90,000 मैंने एग्रीकल्चर में डाल दिया, तो मेरा, अब मुझे 90,000 पे टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कितने पे चुकाना पड़ेगा, 10,000 पे। तो 10,000 का 30% यानी 3,000 टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो ये मेरी क्या हो गई, टैक्स प्लानिंग हो गई। इसके अलावा जैसे बच्चों की एजुकेशन पे और भी बहुत चीजें ऐसी हैं जहाँ पे आप टैक्स प्लानिंग करते हो, काहे के लिए, ताकि आपके टैक्स का साइज क्या हो सके, कम हो सके। लेकिन वो कब कर पाओगे, जब आपको पहले ये पता हो कि हमें टैक्स, हमारे ऊपर टैक्स बर्डन कितना आ रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, तभी तो कर पाओगे। So, tax on earned income has to be paid by every business unit in different forms. The determination of a tax size is based on quantum of transaction of a business. क्वांटम मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स हुई है उस पर। Keeping in mind quantum of transaction, what amount of tax is to be paid for respective period is ascertained from accounts. For this information, planning for tax payable, देखो, प्लानिंग फॉर टैक्स पेबल ड्यूरिंग द पीरियड कैन बी मेड, उसके बेसिस पे प्लानिंग की जाती है कि कितना टैक्स आप चाहते हो पे करना, तो वो उस हिसाब से आपकी टैक्स की सेविंग करवाते हैं। और ये कौन करवाता है, बच्चे जो आपने, जैसे आप कॉमर्स फील्ड में हैं तो आपने सबसे ज्यादा नाम सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कि भैया अगर कॉमर्स लिया है तो सीए कर लेना, सीएस कर लेना, सीएमए कर लेना, राइट। तो जो सीए होते हैं उनका मेन काम ही यही होता है, या तो ऑडिट करना कंपनीज की, और बड़े बड़े कंसल्टेंट कंसल्टेंट होते हैं वो, यानी कंसल्टेंसी देते हैं किसको, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको, और क्या बताते हैं उन लोगों को कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, आप इनमें इन्वेस्ट कर लो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, तो ये क्या होगा आपका, इन सेक्शंस के अंदर आपको इनकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो आपको इसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम कौन करते हैं, जो उस लॉ की नॉलेज रखते हैं, और उस लॉ की नॉलेज या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास होगी, या कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए यानी कॉस्ट अकाउंटेंट्स के पास होती है। नेक्स्ट चलते हैं, valuation of business. In practice, sometimes an owner sell his own business to another person. Valuation of business मतलब कि मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या है, वो कैसे पता चलेगी। मैं ऐसे तुक्के में बेच दूं कि मानो मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मानो मेरा एक कोचिंग सेंटर है और बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत उसका नाम है, लोग मुझे नाम से जानते हैं। अब कोई आया और बंदा बोलता है कि मैम आपका बिजनेस मुझे बेच दीजिए, तो मैं कैसे वैल्यू डिटरमाइन करूंगी, कितने में, तो वो कैसे डिटरमाइन होगी, अगर आपने पिछले साल के अकाउंट्स बना रखे हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है, तो उसके द्वारा पता चलेगा कि आपके वैल्यू, बिजनेस की, आपके गुडविल की वैल्यू क्या है। इन
In practice, sometimes an owner sell his business to another person. Under the circumstances, what should be the selling price of the business? अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन दिस सेलिंग प्राइस। तो अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपके बिजनेस की वैल्यू आज क्या होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमेशा सेल करने के लिए आप अपने बिजनेस की वैल्यू निकालोगे। कई बार हम वैसे ही सोचते हैं कि चलो देखते हैं कि हमारे इस चीज की आज वैल्यू कितनी रह गई है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किस चीज के लिए, कि भाई मेरे को किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है। अगर किसी कंपनी को लोन चाहिए या उसके डिबेंचर आए या उसके शेयर्स आए मार्केट में, तो मुझे खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, या किसी कंपनी का क्रेडिटर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कि कोई कंपनी है मेरे से माल मांग रही है 30,000 ऑन क्रेडिट, तो पहले मैं क्या चेक करूंगी कि उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उस कंपनी का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। उसके बेसिस पे ही मैं उसको क्रेडिट बेसिस पे सेल करूंगी। तो ये डिसीजन मेकिंग में काम आई अकाउंटिंग। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, ये आपने पढ़े ही होंगे, बीए की बुक में थे ये, कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। 11th स्टैंडर्ड में, सॉरी आपका 11th स्टैंडर्ड ही है, यानी आप अब पढ़ोगे आपके चैप्टर्स में होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब क्या होते हैं, ये फॉर्म्स होते हैं जिनके अंतर्गत आप बिजनेस करते हो। Prepare their accounts, own accounts. Especially accounts of a company are used by several stakeholders like creditor, shareholder, investor for their investment decision, कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप किसके बेसिस पे लेते हो, अकाउंटिंग के बेसिस पे लेते हो। नेक्स्ट, एज एन एविडेंस। एज एन एविडेंस मतलब क्या होता है कि आपने जॉली एलएलबी देखी है, तो वो बोलता है आपके पास क्या एविडेंस है, राइट। तो कोर्ट में आपने सुना ही होगा, क्राइम पेट्रोल वगैरह में होता है कि आपके पास क्या एविडेंस है कि इसने ऐसा किया है, राइट। तो वही एविडेंस वर्ड है यहाँ पर, कि अगर आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का फ्रॉड या एरर का ब्लेम कर रहा है कि आपने ऐसा किया, आपके ऊपर क्लेम कर रहा है किसी अमाउंट का, तो अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, तो आप दिखा सकते हो एज एन एविडेंस कि मैंने इससे इतने पैसे नहीं लिए या मैंने इसको इतने पैसे नहीं दिए। तो वो क्या काम आते हैं, एज एन एविडेंस भी आपके अकाउंट्स काम आते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। Thus, accounts prepared in such a manner are considered reliable। अगर आपने प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अकाउंट्स बनाए, तो वो क्या माने जाते हैं, रिलायबल माने जाते हैं। ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट, अकाउंट्स आर यूज्ड एज एविडेंस। तो आप कोई भी डिस्प्यूट हो, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो, उन अकाउंट्स को एज एन एविडेंस काम ले सकते हो। इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है, हम पढ़ लेते हैं। In case of any dispute in the content of account between partner and partnership firm, accounts become evidence to bring solution for the purpose of justice। तो accounts क्या बन जाते हैं, ये बोला है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म में अगर दो पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी चीज को लेकर, वो बोले कि मैंने इतनी कैपिटल लगाई थी, दूसरा बोलता है नहीं तूने इतनी लगाई थी, तूने तो इतनी लगाई थी, तो वो कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली उसने कितनी लगाई थी। तो आप अकाउंट्स में जाइए, उसके अकाउंट का पहला ओपनिंग बैलेंस देखिए, जिस डेट को वो आया था, तो वो आपको क्या बता देगा कि वो कितनी कैपिटल लेकर आया था। तो आपके अकाउंट्स क्या बन गए, एज एन एविडेंस काम कर रहे हैं प्रॉपर जस्टिस के लिए। नेक्स्ट, तो आपने फर्स्ट वाले जो अपना कैरेक्टरिस्टिक था उसमें पढ़ा था हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। मैंने क्या बताया था, हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, पास्ट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे उसने हिस्टोरिकल की जगह वर्ड क्या यूज कर दिया, पास्ट। बात एक ही है। तो कंपैरिजन विद पास्ट ऑपरेशन, अगर आपके पास पुराने डेटा हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया 5 से 8 साल के डेटा रखना कंपलसरी होता है, वो डेटा आपके पास सेफ है, तो आप उनके थ्रू इस साल का प्रॉफिट कंपेयर कर सकते हो कि आपको पिछले 7 सालों से या पिछले 8 सालों से या पिछले साल से इस साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ या कम हुआ, या आप कोई नई स्ट्रेटेजी लाए थे तो वो कितनी वर्कआउट हुई या नहीं हुई। तो इस तरीके से लोग पता करते हैं कि हमने भाई इस साल एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्च किया था, तो हमारी सेल इस प्रोपोर्शनेट में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो कंपैरिजन करने में भी हमारे अकाउंटिंग काम आते हैं। The rules and the principle of account do not change due to this feature present
performance of profitability or economic condition can be compared with the past and information for the development of business can be obtained। और आप पता कर सकते हो कि फ्यूचर में मुझे इस एरिया में खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मानिए कि मेरा कोई मानो मैंने एक नया टूथपेस्ट लाई और उस टूथपेस्ट का मैंने फ्री एडवर्टाइजमेंट किया, मतलब फ्री सैंपल बेचे छोटे छोटे, राइट। अब मैंने ये सोचा कि जितने लोगों को पता चलेगा और फ्री में तो लोग लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो मैंने इस तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट का तरीका सोचा कि मैं फ्री सैम्पलिंग करूं और फ्री सैम्पलिंग से लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और फिर बाद में खरीदेंगे। अब मानो मैंने उस एरिया में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। जब मैं ईयर एंड पर आई, मैंने सेल देखी, तो सेल मेरी बहुत कम थी, मतलब 5 लाख भी नहीं थी। तो मेरे को उस से पता चला कि मेरे को फ्री सैंपलिंग के एरिया में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि मेरे को मेरी सेल टोटल मैंने ईयर एंड पर देखी कि सेल कितनी हुई। तो इस प्रकार से अगर कोई नई स्ट्रैटेजीज़ आती है, कोई नए बिज़नेस में रूल्स, प्लान्स लगाए जाते हैं, तो क्या वो वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आप कंपेयर कर सकते हो, अगर आपके पास अकाउंटिंग प्रॉपर होगी तो। नेक्स्ट, मॉरल कंट्रोल। मॉरल कंट्रोल क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ तो फ्रॉड नहीं हो रहा, ठीक है। इवन मॉरल कंट्रोल में नेचर भी आता है कि भाई आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो ना, ये सब आते हैं आपके मॉरल के लिए। तो ये भी जरूरी है कि कोई भी बिजनेस काम करे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, इंटरेस्ट इन ह्यूमन बीइंग के लिए। आप नेचर को नुकसान पहुंचाते हुए और पीपल्स के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हुए कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये भी लॉ में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी बिजनेस होगा, वो बिजनेस क्या होना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए। और डू नॉट डिस्कार्ड, यानी डू नॉट एक्सप्लॉइट द नेचर ऑफ नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट ना करे, वो होना चाहिए। तो चलते हैं। अकाउंट्स आर इन रिटन फॉर्म, दे आर यूज्ड एज एविडेंस दस द चांस ऑफ फ्रॉड मेड बाय एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के साथ कोई फ्रॉड होगा, इसका चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अकाउंटिंग असिस्ट टू कीप मॉरल कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के ऊपर मॉरल कंट्रोल रखते हैं। इसने ऐड नहीं किया ये वाला नेचर वाला, बाकी इसमें आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, करेक्टिव मेजर। करेक्टिव मेजर मतलब कि अगर कुछ भी बिजनेस को कोई सफर हो रहा है किसी कारण से, या किसी कारण से इस साल लॉस हुआ, तो पता चल गया मुझे भाई इस एरिया के कारण मुझे ये लॉस हुआ, या इसके कारण मुझे ये लॉस हुआ, तो अगले साल में, नेक्स्ट ईयर में क्या कर पाऊंगी, उस एरिया में अच्छे से वर्कआउट कर पाऊंगी। तो वो कैसे पता चला, अकाउंटिंग के थ्रू पता चला। In practice, if so happened that the business suffered due to some past decision made by the owner or the management of the business, the effects of these decisions are reflected in the account to avoid the recurrence। recurrence यानी दोबारा होना, again reoccurrence यानी दोबारा होना of such mistake, corrective measures and necessary care is generally taken। तो उस एरिया में corrective measures लिए जाते हैं ताकि वो मिस्टेक दोबारा नहीं हो। चलिए मैं देख लेती हूँ पहले ये टॉपिक कितना है। और आज का हम लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब जैसे एडवांटेज है, ऑब्जेक्टिव है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी है, यानी कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अकाउंटिंग वर्कआउट नहीं हो पाता। तो क्या लिमिट्स है अकाउंटिंग की, वो हम पढ़ते हैं। पहला, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, इन टर्म ऑफ मनी पढ़ा था आपने, डेफिनेशन में भी पढ़ा था। तो द ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, या जो मेजरेबल होते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, उन्हीं ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, ये पढ़ा था हमने। तो लिमिटेशन क्या हो गई अकाउंटिंग की, कि जो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी में मेजर नहीं किए जा सकते, उनको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते। मानो मैं मोबाइल का बिजनेस करती हूँ और मेरा कजन आया और मेरे शॉप पर, और उसने बोला ये मोबाइल तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने उसको फ्री में ही दे दिया। क्या उसकी अकाउंटिंग की जाएगी? नहीं की जाएगी, बस स्टॉक में उसको माइनस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो ये क्या हो जाता है, ये अकाउंटिंग क्या करती है, लिमिट कर देती है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन
जैसे मैं किसी बिज़नेस में एम्प्लॉयी हूँ और मैं बहुत क्लेवर से, बहुत ऑनेस्टी से काम करती हूँ, तो कोई भी मेरी ऑनेस्टी पर मुझे पैसा नहीं देगा, कोई भी मेरी क्लेवरनेस पे मुझे, कोई भी मेरी स्किल्स पे, कोई भी मेरी नॉलेज पे मुझे पैसा नहीं देगा। वो पैसा देंगे आपकी इतना काम है, इतना कर रहे हो, इस पे आपके बेसिस पे पैसा मिलेगा। तो आप किसी की ऑनेस्टी को मेज़र करके उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते, सिंपल बात ये है। कि आप किसी की स्किल्स को मेज़र करके उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो कि भई मेरे पास ये बंदा है और इसके पास इतनी सारी नॉलेज है, तो इसके मैं 1 लाख रुपए लगाता हूँ। ऐसे आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ना ही उनको आप एसेट्स बोल सकते हो। In accounting, those transactions are recorded, the value of which can be measured in terms of money. Example, purchase, sale of material, purchase, sale of assets, etc. The qualities like honesty, loyalty, commitment to employees working in an organization play significant role for development of business. उनको आप record नहीं कर सकते. These aspects are not considered in accounting. इनको consider accounting में नहीं किया जाता है. Next. स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि मानो कि मैंने कोई लैंड थी 5 साल पहले खरीदी, राइट? की वैल्यू अगर 50,000 थी 5 साल पहले, तो मैं अपने अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करूंगी 50,000 पे। अब मानो मैं 5 साल बाद मेरी अकाउंटिंग कर रही हूँ और आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, तो मैं डायरेक्टली मेरे अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपए बढ़ा नहीं सकती हूँ, लैंड अपनी एसेट में लिखकर 1 करोड़ नहीं लिख सकती हूँ। तो ये क्या है, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी की अकाउंटिंग क्या करता है, मनी की वैल्यू को क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है, फिक्स कर देता है। आप उसमें ऊपर नीचे अपने हिसाब से या मार्केट के हिसाब से नहीं कर सकते। देखिए अपन पढ़ते हैं, अकाउंटिंग assume that the value of money is stable. For an example, an asset was purchased before 5 years for 50,000. 5 साल पहले मैंने 50,000 की खरीदी थी. If replacement is required to be done, अगर अभी उस मशीन को रिप्लेस करने की जरूरत है, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है या फिर कुछ भी पुराना हो गया, मेरे को चेंज करना है, then in this case more than 50,000 has to be paid to acquire. अब सेम टू सेम मशीन मुझे लेनी है, तो उसके ऑफ कोर्स अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ होगा तो मुझे 50,000 से ज्यादा उसका पेमेंट करना है। अक्वायर सेम टाइप ऑफ एसेट ड्यू टू इन्फ्लेशन, या फिर महंगाई बढ़ गई इसलिए मुझे उसका पेमेंट 50,000 से ज्यादा करना पड़ेगा। अकाउंटिंग assumes that the value money remains स्टेबल, वैल्यू मनी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। आपको पता है कि ये एसेट जब मैंने खरीदी थी 10,000 की थी, और आज जब मार्केट में ये एसेट 20,000 की है, तो मैं अपने अकाउंट्स में उसको 20,000 का नहीं दिखाऊंगी, मैं अपने अकाउंट्स में उसको कितने का दिखाऊंगी, जितने पर मैंने उसको परचेज किया था। whatever amount is in the market, that doesn't bother in accounts. uh, Practically this is not possible. A stable value of money assumption can be treated as limitation of accounting, इसलिए उसको क्या माना जाता है, limitation of accounting माना जाता है। Next, historical transaction and event. In accounting, historical transaction and events are recorded. No corrections are allowed in transaction. इस साल मानो 2020 चल रहा है और मेरे को 2018 का कोई ट्रांजैक्शन याद आया जो गलती से गलत रिकॉर्ड हो गया था, तो मैं 2018 में जाकर वहां पे करेक्शन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके अकाउंट्स क्या हो चुके होंगे, फाइनलाइज्ड हो चुके होंगे। अब उसमें आप जाकर करेक्शन नहीं कर सकते, ना ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये अथॉरिटी देता है कि आप पुराने पिछले सालों के अकाउंट्स, पुराने अकाउंट्स का रिटर्न दोबारा फाइल कीजिए, अदरवाइज उस साल का प्रॉफिट बदल जाएगा, प्रॉफिट बदलेगा तो टैक्स बदल जाएगा, टैक्स बदलेगा तो आपको या तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। तो उसके कारण बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएगी जो पूरी करनी होती है, इसलिए उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया कि आपने जो एक बार फाइनल कर दिया इस साल का अकाउंट, अगले साल आप पिछले साल के अकाउंट्स में फाइनलाइज कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, आपको बाद में पता चले तो। हाँ, पर ये होता है कि अगर मेरे को इस साल पता चला कि उस सालों में वो इफ़ेक्ट हुआ था, तो उसका इफ़ेक्ट 2019 में क्या हुआ होगा और 2019 का इफ़ेक्ट 2020 में क्या हुआ होगा, तो 2020 में आप करेक्शन कर सकते हो, उसके इफ़ेक्ट वाले खाली, बाकी कोई करेक्शन आप नहीं कर सकते। In accounting, historical transaction or events are recorded. No correction are allowed in the transaction for any mistake. But still, historical transaction and events are useful for future decision. Correction नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो होना जरूरी है। Next.
अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, तो ये अभी मैंने आपको उसी से समझा दिया। ये स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी में कि मैंने एक लैंड खरीदी और उस लैंड की वैल्यू जब मैंने खरीदी थी 50,000 थी, फिर मार्केट में इस तरीके से इन्फ्लेशन हुआ कि मानो कुछ सालों में उस लैंड की वैल्यू 1 करोड़ हो गई, और ये होता ही है मार्केट में। आप देखिए जो बड़े डेवलपिंग एरियाज हैं वो एकदम से डेवलप्ड हुए और वो फिर उनकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो उसके कारण आप अपने अकाउंट्स में उस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकते। आपको किस पे रिकॉर्ड करना है? जिस पे आपने एक्चुअली उसको परचेज किया था। मानो मैंने न्यू सीजी रोड पे एक शॉप लिया, और न्यू सीजी रोड पे जो मैं जब 5 साल पहले मैंने देखा था, तो न्यू सीजी रोड पे आधे से ज़्यादा जंगल था, तो उसमें आराम से 10 लाख पे कोई शॉप मिल जाती थी, और आज उसपे 1-1 करोड़ की शॉप्स हैं। तो मानो मैंने एक शॉप ले रखा है, तो जब लिया था तब वो 10 लाख का था, तो मेरी बुक्स में वो कितने का दिखेगा? 10 लाख का। आज मैं उसको 1 करोड़ में अगर वहाँ बिक रहा है, तो मैं उसको 1 करोड़ में नहीं दिखा सकती हूँ। तो ये क्या है? अकाउंट्स का लिमिटेशन है। वैल्यू ऑफ एसेट कीप ऑन चेंजिंग, their market price keeps on changing. In accounting, market value is ignored, market value पे ध्यान नहीं दिया जाता। Only actual cost based treatment are given. जो एक्चुअली कॉस्ट मैंने चुकाई है, खाली मेरे को उसी पर यूज करना है। नेक्स्ट, यूज ऑफ एस्टिमेट्स। कभी कभी अकाउंटिंग में आपको कुछ एस्टिमेट्स भी करने होते हैं। एस्टिमेट्स मतलब मतलब मैंने सोचा कि मैंने राम को 10,000 रुपए उधार दिए, मानो मैंने राम को 10,000 रुपए क्रेडिट दिया, लोन दिया, उधार दिए, और फिर बाद में मेरे फ्रेंड ने मेरे को आके बोला, अरे यार तुमने राम को क्यों उधार दे दिए, वो तो कभी किसी का पैसा वापस चुकाता ही नहीं है, उसको नहीं देने चाहिए थे। तो मेरे को लगा कि ठीक है, 10,000 में से कोई बात नहीं, 5 तो देगा ना, गरीब आदमी है, एन्जॉय। तो मैंने ये 5,000 क्या किया, एस्टिमेट किया। किस बेसिस पे? कि आस-पास के लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस बेसिस पे। तो वो क्या कर रहे हो आप? एस्टिमेट कर रहे हो। तो इसी प्रकार से अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है कि बहुत सारी जगह हमें एस्टिमेशन लगाना पड़ता है। इन अकाउंटिंग आइटम्स लाइक बैड डेब्ट रिजर्व, और यही क्या था? बैड डेब्ट रिजर्व था। ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 5,000 का, तो 5,000 का मैं क्या बना के रख लूँगी? मेरे को पता है भई 5,000 का तो मैक्सिमम लॉस हो ही जाएगा, तो मैं 5,000 का क्या बना लूँ? रिजर्व बना लूँ। इसको क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट रिजर्व। कि बैड डेब्ट मतलब कोई भी पर्सन जो आपका पैसा चुकाने वाला था और उसने नहीं चुकाया, तो वो क्या हो जाता है? बैड डेब्ट। डेब्ट मतलब डेटर था, अब क्या हो गया? बैड हो गया, यानी वो आपको पैसा नहीं देगा। उससे बचने के लिए कि आपके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आए, आप उसके लिए क्या बनाते हो? रिज़र्व बनाते हो। यानी रिज़र्व क्या होते हैं? जैसे आपने घर में सुना होगा कि घर में अगर कोई गर्ल चाइल्ड होती है, तो उसके पेरेंट्स उसके आजकल तो बॉयज़ के लिए भी रखना पड़ता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए बचपन से ही पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं फॉर हिज़ हायर एजुकेशंस, फॉर हिज़ मैरिज पर्पस एंड अदर, कि कोई भी बच्चों के ड्रीम्स कवर करने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के अपने बच्चों के लिए सेविंग्स पहले से कर लेते हैं। तो वो क्या बना रहे हैं उनके लिए? रिज़र्व बना रहे हैं, ताकि जैसे ही आप कॉलेज में जाओ और कॉलेज में जाके आप बोलो कि पापा मुझे तो यूएस जाना है या मुझे अमेरिका जाना है, तो आप मुझे इतना पैसा दे दो। तो ऑफ कोर्स एकदम से तो पापा कहीं से लाएँगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, जो अपनी छोटी-छोटी उन्होंने रिज़र्व क्रिएट करके रखा था, जो इकट्ठा कर रखा था, वो आपको देते हैं, तो उसको बोलेंगे रिज़र्व। तो ये हुआ बैड डेब्ट रिज़र्व। अब बैड डेब्ट मतलब जो अगर फ्यूचर में नहीं चुका पाएगा, उसके लिए मैं अभी से कुछ अमाउंट साइड में रख लूँ, तो उसको बोलेंगे बैड डेब्ट रिज़र्व। इज़ डिटरमाइन्ड ऑन एस्टिमेशन। इफ एस्टिमेट्स आर मिस्टेक ओरिएंटेड, अगर मैंने एस्टिमेट ही गलत लगाया, तो इट विल बी रिफ्लेक्ट इन द अकाउंट। तो वो अकाउंट्स में क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा कि भाई जो मेरे फ्रेंड ने बोला था, वो राम का दोस्त नहीं था, दुश्मन था। इसलिए वो ऐसा बोल गया राम के लिए, जबकि राम तो सबको पैसा वापस देता। तो मेरा तो अंदाज़ा क्या हो गया? गलत हो गया। तो आप जो आपने एस्टिमेशन लिए हैं, वो कई बार क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। बट दीज़ काइंड ऑफ एस्टिमेट्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस और लॉजिक के बेसिस पे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, dual standards. There are two important concept of accounting: profit and loss account, and balance sheet. Profit and loss account, which is as income statement, is prepared on current price, while item on the balance sheet are disclosed on historical price. This kind of disparity prevails. मतलब ये dual standards क्या बोलना चाहता है कि जो आप फाइनल अकाउंट्स चैप्टर देखोगे, आपके अकाउंट्स में है पार्ट 2 में। फाइनल अकाउंट्स में जो आप 3 अकाउंट पढ़ाते हो, पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है पी एंड एल अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, यानी जो कंपनी
प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, वो ट्रेडिंग भी बनाती है, P&L बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है। और जो कंपनी खाली रिटेल का काम करती है, यानी सेल परचेज़ का काम करती है, वो डायरेक्ट बनाती है P&L और बैलेंस शीट। तो दो यानी ये अकाउंट तो आपको बनाने पड़ते हैं। तो जो P&L और बैलेंस शीट, P&L जो बनाया जाता है, यानी P&L किसको बोल रही हूँ मैं? प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट में बोलते हैं P, ये एंड P एंड L, तो उसको मैं ऐसे बोल रही हूँ P&L। तो P&L जो अकाउंट बनाया जाता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है, वो आपके करंट ईयर के खर्चे और करंट ईयर की इनकम पे बनाया जाता है। जबकि जो बैलेंस शीट थी, वो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होता है, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करता है। मैंने एसेट्स जितने पे खरीदी थी, मेरे को अपनी बैलेंस शीट में एसेट उसी वैल्यू पे दिखानी होगी। तो वो किस बेसिस पे बनाया जाता है? वो हिस्टोरिकल वैल्यू पे, यानी ओल्ड प्राइस पे बनाया जाता है। इसके कारण उसमें क्या हो जाता है, डिस्पैरिटी आ जाती है। पर ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये अभी भी ऐसा ही चलता है, यानी प्रैक्टिकली हम ऐसा ही बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो या कुछ भी आपको दोबारा पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज स्टूडेंट्स, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो नई अपडेशंस है, जो भी हम नए वीडियोस डाल रहे हैं, उसका आपको अपडेट मिलता रहे। और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप रोज देखते रहिए, एटलीस्ट हम एक वीडियो रोज का डालते ही हैं। इससे और आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, उनसे भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।